जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। People are applauding from the Secretary Department of Space. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 23 अगस्त 2023। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारी पूरी टीम इसरो को कांग्रेचुलेट करना चाहती है और सभी भारतीयों को कांग्रेचुलेट करना चाहती है कि हमने आखिरकार चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करवा दिया है लूनर सरफेस पे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारतीय होने के तौर पे हम सभी को इस बात में गर्व महसूस होना चाहिए कि हम साउथ पोल पे लैंड करने वाले, सॉफ्ट लैंड करने वाले पहले देश बन गए हैं। तो आप सभी को बधाई हो। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम G20 की एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। देखिए, ये एक तरह का एनजीओ है जो कि वर्क करता है कैसे वो बेटर वे में शेप कर सके और इन्फॉर्म कर सके इंटरनेशनल पॉलिसीज के लिए जो फोकस हो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। अब यहाँ इसकी स्थापना में मेजर रोल अदा किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, प्लस कैनेडियन पीएम जो थे उस समय, उन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था। अब इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एक बात कही जा रही है, G20 समिट में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि 2022 में सिर्फ महज एक साल में हमने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट किया फॉसिल फ्यूल्स में। देखिए, काफ़ी शॉकिंग फैक्ट है। शॉकिंग इसलिए, एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए हम बहुत से स्टेप्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ इतना ज़्यादा पैसा हम निवेश कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल में, तो अपने आप में ये आश्चर्यजनक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, तो यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में इसे एज एन पॉइंट यूज कर सकते हैं कि कहाँ वेरियस गवर्नमेंट्स फेल हो रही हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। देखिए, गोवा एकमात्र स्टेट है भारत के अंदर जिसके अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखते हैं, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बात की सराहना की है कि पूरे भारत के लिए एक तरह का एग्जाम्पल है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 1867 में पुर्तगीज सिविल कोड आया था, जिसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था गोवा के अंदर, जहां पर मैरिजेस, डिवोर्स और सक्सेशन के अंदर गोवा में सभी के ऊपर एक ही कानून एप्लीकेबल रहेगा। आज़ादी के बाद जब भारत का पार्ट बनती है गोवा, तो उस समय यहां परमिशन ली जाती है एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जा सके, जिसके तहत जेंडर जस्टिस के बारे में बात की जाती है और पॉलीगैमी को हर तरह से रोकने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई इंसान, मतलब खासकर हिंदू फैमिली बिलोंग कर रहा है, वो एक बार शादी कर चुका है, यहाँ पर उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त तभी मिलती है जब उसकी वाइफ कंसीव ना कर पाए बच्चे को 21 साल की उम्र तक, या जो मेल है वो 30 साल की उम्र तक बच्चा पैदा ना कर पाए। तो उस केस में यहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन आती है। यहाँ वाइफ को पूरा अधिकार है कि वो अपने जो पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी है उसे इनहेरिट कर सकते इक्वली, और उन्हें अधिकार है डिवोर्स के केस में आधा जो एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी की प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो वहां पर लगभग 25 लाख रुपए वाइफ को मिलेंगे। अब एक बात यहाँ जो आपको याद रखनी है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में यहाँ पर डॉटर्स को भी इक्वली अधिकार दिया गया है। अब लगे हाथ पर्सनल लॉ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, इन सभी के ऊपर हिंदू पर्सनल लॉ एप्लीकेबल रहता है। मुस्लिम्स के लिए शरीयत लॉ आया था 1937 में, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी को गवर्न करता है, और यहाँ पर स्टेट किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं करता है। अब इसमें जो पावर दी गई है वो रिलीजियस अथॉरिटीज़ को दी गई है कि वो इंटरप्रेट करेंगे कुरान को या हिदायतों को, जिसके तहत वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चंद्रयान के बारे में। देखिए, अब्दुल कलाम जी ने इंश्योर किया था 2008 में कि हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल रहे, और ऐसा हुआ भी। यहाँ पर हमारा चंद्रयान जो था वो लूनर सरफेस पे हिट किया था, और ये पहला ऑब्जेक्ट था, इंडियन ऑब्जेक्ट, जो मून को टच किया था। इसके बाद चंद्रयान 2 आया था, जिसे ओरिजिनली लॉन्च किया जाना था 2011-12 में, बट 2011-12 में इसे लॉन्च नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें जो लैंडर और रोवर थे, जो इस समय आप विक्रम और प्रज्ञान की बात करते हैं, वो बेसिकली प्रोवाइड करने थे रशिया ने, बट कुछ कमियों के कारण रशिया इसे प्रोवाइड नहीं कर पाया। रशिया अपने कमिटमेंट में फेल हुआ, जिसकी वजह से लगभग 7 साल डिले के बाद 2019 में इसे लॉन्च किया गया, जिसमें इंडिजिनसली बिल्ड किया गया लैंडर और रोवर को। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान, जो इस बार भी सेम ही है लगभग।
अब इसके बाद भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जिसका आज आपको टचडाउन देखने को मिला। 6:04 पे हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लैंड कर गया है। सॉफ्ट लैंडिंग को कहीं ना कहीं अचीव कर लिया उसने मून के सदर्न पोल पे, और भारत पहली ऐसी कंट्री बन गया है कि जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है सदर्न पोल पे मून के। अब यहाँ आपको चंद्रयान 3 के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो इसे लॉन्च किया गया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू। साथ के साथ आपको यहाँ पे याद रखना है कि 3 कंपोनेंट ये लेके गया था, जिसमें एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल था, एक विक्रम हमारा लैंडर था, और दूसरा था प्रज्ञान रोवर। तो ये 3 कंपोनेंट इसमें रहे थे। अभी आने वाले समय में इसके बारे में बहुत से और भी आर्टिकल आएंगे, तो हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल के आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और जापान आने वाले सालों में ज्वाइंट मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम रखा जाएगा लुपेक्स। इसके अलावा सितंबर में जापान अपने आप से भी पहला मून का लैंडिंग मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम रखा गया स्लिम, SLIM, स्लिम। अभी हाल फिलहाल में मिशन आपका फेल हुआ था, दैट इज लूना 25। ये लूना 25, 26, 27 में पहले यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करने वाली थी, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अभी कुछ समय में चाइना ने, इजराइल ने, इंडिया ने, जापान ने, रशिया ने, इन सभी ने अपने मून मिशन भेजे, बट इसमें से सिर्फ चाइना ही सक्सेसफुल हो पाया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इजराइल के लूनर मिशन का क्या नाम है, जापान के लूनर मिशन का क्या नाम है, चाइना के लूनर मिशन का क्या नाम है, और रशिया के लूनर मिशन का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो वर्क फोर्स है उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। देखिए, जो बच्चे 15 से 30 साल की उम्र के हैं, पहले 2016 तक 25% ये एम्प्लॉयमेंट में आते थे, अब इनका एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन घट के 17% रह गया है। अगर बात की जाए 30 से 45 साल के जो हमारे लोग हैं, उनमें 38% पहले एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब 33% देखने को मिल रहा है। वेयर एज 45 साल से जो बड़े उम्र के हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में वो 37 से 49% तक इंक्रीज हो गया है। तो यहां पर इस डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर अभी यूथ को एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं मिल रहा है, इनका जो शेयर है कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। वेयर एज जो आपके ओल्ड एज पीपल हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो इंक्रीज हो रहा है। आने वाले समय में भारत की हाईएस्ट पॉपुलेशन अंडर 30 रहने वाली है। अगर ये आंकड़ा ऐसा ही चला तो हमारे लिए ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको डिजास्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये जो डाटा किसने पब्लिश किया है, तो आपको याद रखना है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने ये डाटा आपका पब्लिश किया। इसकी एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक आउटलुक, इसके तहत ये डाटा पब्लिश किया गया था। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझेंगे। एक तो अफ्रीकन यूनियन, जो कि 1963 में बनाई गई थी और इसे रीनेम किया गया था 2002 में। इसमें 55 देश आते हैं आपके अफ्रीका के, और इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में है, जो कि इथोपिया में लोकेटेड है। अब इथोपिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यहां पर आपको देखने को मिलती है, जिसके ऊपर वाले पार्ट में यहां पर सूडान आ जाता है, ये साउथ सूडान आ जाता है। देन यहां पर आपको केन्या देखने को मिलता है साउथ में, सोमालिया, जिबूती, और ये इरित्रिया आ जाता है आपका। अब यहां आपको एक और चीज की लोकेशन देखनी है, दैट इज नाइजर। नाइजर की बात करें तो इसके नॉर्थ में आपको अल्जीरिया देखने को मिलता है, लिबिया देखने को मिलता है। अगर वेस्ट साइड में बात की जाए तो यहां पर आपको माली देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको 2-3 छोटी कंट्रीज देखने को मिलती हैं, एक बुर्किनो फासो, देन यहां पे बेनिन, और उसके अलावा ये नाइजीरिया आ गया आपका। अगर ईस्टर्न साइड बात की जाए तो यहां पर आपको चैड देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में अफ्रीकन यूनियन ने ये डिसाइड किया है कि भाई नाइजर का जो पार्टिसिपेशन है सभी तरह के इंस्टीट्यूशन में, सभी एक्टिविटीज जो भी इंस्टीट्यूशन में वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उनको इफेक्टिवली बंद कर दिया जाएगा। इसकी पार्टिसिपेशन को वापस से बहाल तभी तक किया जाएगा जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वहां पर फिर से फॉर्म होगी, क्योंकि लास्ट मंथ हमें देखने को मिला था कि यहां पर मिलिट्री कूप हुआ है। इस वजह से नाइजर के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में, एक जाम्बिया और दूसरा इजिप्ट। इन दोनों के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? अब यहां पर हाल फिलहाल में इन दोनों कंट्रीज में एक प्राइवेट जेट के अंदर फेक गोल्ड मिला था, जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में रही। तो यहां आपको जाम्बिया के बारे में पता होना चाहिए, इसके आसपास आपको क्या देखने को मिलता है। नॉर्थ में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड तंजानिया। अगर ईस्टर्न बॉर्डर की बात की जाए तो ये शेयर करता है मालावी के साथ, मोजाम्बिक के साथ और जिम्बाब्वे के साथ। सदर्न स्टेट में आती है आपकी बोट्सवाना, एंड वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलता है अंगोला।
तो ये वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं जाम्बिया के साथ। अब जान लेते हैं इजिप्ट की लोकेशन को भी। देखिए, इजिप्ट दो वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। नॉर्थ में इसके देखने को मिलता है मेडिटेरियन सी, और वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलता है रेड सी। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अफ्रीकन साइड में ये शेयर करता है बॉर्डर अपना लीबिया के साथ और सूडान के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपको एशियन पार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ जाती हैं, एक आप याद रखना इजराइल और दूसरी आपकी जॉर्डन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है। देखिए, गाजा स्ट्रिप आपका एक एरिया है जो इसके साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है, तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूडीआई के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इसको काम क्या दिया गया है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था आधार एक्ट 2016 के तहत, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसे काम ये दिया गया था कि ये असाइन करता है 12 डिजिट का आपका आधार नंबर, जो कि हर रेजिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। आधार कार्ड को आप आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। पहले ये नीति आयोग के साथ एक अटैच्ड ऑफिस था, अभी हाल फिलहाल में ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। तो यहां पर आपको इसका कंटेक्स्ट भी बता देता हूं। नीलकंठ मिश्रा जी को अभी रिसेंटली पार्ट टाइम यूडीआई चीफ अपॉइंट किया गया है। तो आपको इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फुकुशिमा के बारे में। देखिए, फुकुशिमा से कुछ ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर को रिलीज किया गया है। ये एक तरह का आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि पिछले 12 सालों से अनऑपरेटेड है। यहां पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि इस एरिया में सुनामी हिट होने के बाद ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फंक्शनल नहीं रहा, जिसकी वजह से इसमें रेडिएशन का लेवल काफी हाई हो गया था, और यहां पर जितना भी वाटर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर स्टोर था वो रेडियो एक्टिव हो गया। अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह बताया है कि जो इंटरनेशनल तय मानक है उसको मीट कर रही है इनके वाटर की जो वैल्यू है, जिसकी वजह से अब इस पानी को रिलीज किया जा सकता है समुद्र के अंदर, और इसकी वजह से बहुत कम इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको मरीन लाइफ के ऊपर। बट चाइना इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। यहां पर आपको पता होना चाहिए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में भी। देखिए, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में। इसे बहुत कॉमनली आप एटम फॉर पीस के नाम से भी जानते हैं। अब इसको ड्यूटी ये दी गई है कि कैसे सेफली, सिक्योरली और पीसफुली हम यूज कर सकें न्यूक्लियर साइंस को। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि 2005 में इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंट है यूएन से, मतलब यूएन की एजेंसी नहीं है ये, बट ये फिर भी रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी और जनरल असेंबली को भी। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम रखा गया है भारत एनसी कैप। इसमें 30 मॉडल के ऊपर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। ये एप्लीकेबल होंगे आपके 1 अक्टूबर से। ये वॉलेंट्री होंगे ऑटोमेकर्स के लिए कि आप चाहें तो जैसे अलग अलग एजेंसीज, ग्लोबल एजेंसीज इन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि क्या रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है आपके व्हीकल के, इनको आप टेस्ट कर पाएंगे। यहां पे ये पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये सभी स्टैंडर्ड्स, और हमारा मकसद ये है कि कैसे हम रोड सेफ्टी को इंप्रूव कर सकें। अब इनमें उन पैसेंजर व्हीकल्स को हम टारगेट कर रहे हैं जिनका वेट 3.5 टन से कम हो, और इसके अलावा ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उन सभी पैसेंजर व्हीकल्स पे जहां पर मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी आपकी 9 की रहेगी। इसमें स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी कार्स को, ताकि बायर्स को पहले से प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता लग सके। अब यहां अगर आप इंडिया के अंदर इंडिजिनियसली इन टेस्ट को कंडक्ट करेंगे तो इसमें 60 लाख का खर्चा आएगा, वेयर एज अब्रॉड इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है तो लगभग 2.5 करोड़ का खर्चा एक गाड़ी पे आ जाता है। तो इस वजह से भारत इन कॉस्ट को भी कम करना चाहता है। अब यहां आपको याद रखना है कि 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये वर्क करता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यहां पर कितना अच्छा दिया गया है, दूसरा अडल्ट्स के लिए कितना अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है, और क्या अलग अलग मेजर्स लिए गए हैं सेफ्टी के लिए। इसे लॉन्च किया जा रहा है आपकी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।